तो आज हम देखने वाले हैं नीडल स्टिक इंजरी के बारे में। ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में होगा। पहले हम नीडल स्टिक इंजरी के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में सीखेंगे। तो सभी का वेलकम है हमारी क्वालिक्योर हेल्थ केयर सॉल्यूशन के अंदर। नीडल स्टिक इंजरी आपने देखा होगा, जब भी हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कभी ना कभी हमें काम करते दौरान नीडल स्टिक इंजरी होती है। तो ये नीडल स्टिक इंजरी मोस्टली हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सीरियस हो सकता है। तो इसीलिए NABH के अंदर कुछ गाइडलाइंस इसके लिए बनाई गई है। तो क्या स्टैंडर्ड्स है इसके बारे में सीखेंगे। तो स्टैंडर्ड्स हमारा यहाँ पे बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस देयर हेल्थ एंड सेफ्टी नीड ऑफ द स्टाफ। ओके, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 9th स्टैंडर्ड है, जो बोलता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में आप काम करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो भी वर्कर है उनकी हेल्थ नीड और सेफ्टी का ध्यान रखना उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होगी। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ए इज हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द स्टाफ इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स आर टेकन केयर इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, तो वहां पे आपका एटलीस्ट साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप होना मैंडेटरी है। ओके, और उसका डॉक्यूमेंटेशन आपकी पर्सनल फाइल में रहेगा और यह ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के अंदर लागू करना इनको जरूरी होगा। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी, health check of staff dealing with direct patient care are done at least once a year and the findings results are documented, जो कि मैंने अभी बोला है। ऑब्जेक्टिव सी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द स्टाफ हु सस्टेन वर्कप्लेस रिलेटेड इंजुरीज, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इन केस अगर बाय मिस्टेकनली आपको नीडल प्रिक इंजरी होता है या उससे कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फ्री ऑफ कॉस्ट टू दैट स्टाफ। नाउ द कोर ऑब्जेक्टिव्स आर द मस्ट ऑब्जेक्टिव्स टू बी फुलफिल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है कोर ऑब्जेक्टिव। द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेजर्ड in place for prevention and handling workplace violence। अब वर्कप्लेस वायलेंस में जैसे कि आपके पास सारे सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऑल द टाइम एडिक्वेट क्वांटिटी में हर स्टाफ के लिए, जो कि हेल्थ रिस्क में है या डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व है, उनके लिए ऑल द टाइम इन राइट क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हमारे NABH का स्टैंडर्ड्स बोलता है। ओके, तो नाउ वी विल सी अबाउट व्हाट इज नीडल स्टिक इंजरी। तो पहले समझते हैं कि शार्प्स क्या होते हैं। तो हमारी लोकल भाषा में अगर हम बात करें तो शार्प्स इज नथिंग बट विच कैन पंक्चर और कट द स्किन, जो कि हमारी स्किन को पंक्चर या कट कर सकता है, जैसे कि नीडल है, स्काल्पेल है, ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट। ओके, जिसमें क्या क्या आ सकता है। हाइपोडर्मिक नीडल, स्काल्पेल, IV डिवाइसेस, कैपिलरी ट्यूब, ग्लास कंटेनर कब, जब उसका ब्रेकेज होने के बाद। ओके, पिपेट्स एंड अदर्स। तो दीज आर द शार्प्स। सो हु इज एट द वर्क रिस्क फॉर शार्प इंजुरी।
तो कौन है? तो ऑल द हेल्थ केयर वर्कर विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर। ओके, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ है, लेबोरेटरी वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, हाउसकीपर्स है, तो सारे जो हेल्थ केयर वर्कर है वो रिस्क पर है। द मेन इशू इज कंटामिनेटेड फ्रॉम ब्लड एंड अदर पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि एक आपने जो न्यू नीडल था तो वो न्यू नीडल आपको प्रिक हो गया और हमने आपका सारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। वी नीड टू सी द सोर्स। ओके, हमें सोर्स ढूंढना है कि किसका आपको नीडल लगा है या किसका आपको शार्प लगा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इन्फेक्शियस, व्हाट इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय द शार्प इंजुरीज। क्या क्या हो सकता है? तो इसमें हमें ट्रिपल एच याद रखना है। क्या है ट्रिपल एच? क्या है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV। ओके, तो ये ट्रिपल एच जो है वो हमारा मोस्ट कंसर्न डिसीज है रिलेटेड टू शार्प इंजुरीज। ओके, तो ये हमें हमेशा याद रखना है, ट्रिपल एच हम याद रखेंगे। अब इसमें भी आपको कैटेगरीज याद रखनी है कि कौन सा सबसे ज्यादा कंटेजियस है। तो सबसे ज्यादा कंटेजियस हमारा हेपेटाइटिस बी है। ओके, इसीलिए हम हेपेटाइटिस बी के लिए सभी स्टाफ को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। क्या देते हैं? प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें कि हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हर स्टाफ को उनकी ज्वाइनिंग से पहले, क्लिनिकल ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले हर स्टाफ का हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का कंप्लीट डोज उनका होना चाहिए। कंप्लीट डोज क्या है? तो 0, 1 एंड 6। ओके, 0, 1 एंड 6 इसका 6 मंथ पे। ओके, तो 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ, ये 3 डोज आपके कंप्लीट होने चाहिए। जो भी आज ये वीडियो देख रहा है सभी ने, अगर आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है तो कृपया इसको करवा लो। ओके, बिकॉज हेपेटाइटिस बी का जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आपको लेना जरूरी होगा। हेपेटाइटिस सी वायरस 3% चांसेस है, मतलब अगर 100 इंजुरी आपको होती है तो उसमें से 3% चांसेस है कि आपका हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रांसफर हो सकता है। और हेपेटाइटिस सी वायरस इज क्वाइट डेंजरस बिकॉज देयर इज नो एनी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस हेपेटाइटिस सी। नाउ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का चांसेस कितना है? 0.3। वाई सर? क्यों? बिकॉज HIV का वायरस, अगर वायरस के बारे में हम देखें तो HIV के वायरस को अगर हम हवा में जिंदा रहने की कैपेसिटी देखें तो 1 सेकंड के 100 टुकड़े करेंगे तो उसमें से जो छठा टुकड़ा है उतने ही देर तक HIV का वायरस हवा में जिंदा रह सकता है। दैट इज वाई HIV के चांसेस कम है। ओके, बट इट इज फेटल, बिकॉज एक बार अगर हो गया तो इसका मतलब लाइफ लॉन्ग आपको यह रहेगा। ओके, तो इट इज क्वाइट सीरियस। नाउ क्विक फैक्ट, द HBV वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स। सारे, चाहे वो आपके क्लिनिकल हो चाहे नॉन क्लिनिकल हो, सभी का आपको HBV वैक्सीनेशन करवाना है। HBV वैक्सीन is highly effective in prevention of healthcare related injuries. Now, however, no vaccine exists for HCV, जो कि मैंने आपको बताया है। HIV के लिए भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अवेलेबल है बट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। HBV वैक्सीनेशन फॉर all healthcare worker who is at risk should be done and record to be maintained। ये NABH की स्टैंडर्ड गाइडलाइन है जिसमें आपको हर स्टाफ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि उनका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है। नाउ कॉजेस ऑफ नीडल स्टिक इंजरीज किसकी वजह से हो सकता है? कोई इमरजेंसी आ गई, हम इमरजेंसी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और उस दौरान नीडल स्टिक हो रही है। सबसे ज्यादा हमें कैजुअलिटी में देखने को मिलती है नीडल स्टिक इंजरीज। इमरजेंसी है, इमरजेंसी तो है बट वी शुड थिंक अबाउट आवर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, यहीं से आपकी सबसे ज्यादा नीडल स्टिक इंजरी होती है। अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस क्या करते हैं हम? रीकैपिंग ऑफ नीडल करते हैं, तो रीकैपिंग हमें
नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई मौका है या ऐसा कोई चांस है जहां पे हमें रिकैपिंग करनी पड़ेगी तो हमें सिंगल हैंड स्कूप मेथड को फॉलो करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ड्यूरिंग म्यूटिलेशन, जब हम कचरा सेग्रीगेशन करते हैं तो उस दौरान मोस्टली जो क्लास 4 वर्कर होते हैं तो उनके अंदर यहाँ पे ड्यूरिंग म्यूटिलेशन सबसे ज्यादा इंजुरी होती है। इसीलिए हमने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह प्रॉपर प्लेस पे सेग्रीगेट करें। ड्यूरिंग रिकैपिंग ऑफ नीडल, यहाँ पे नीडल स्टिक होती है। ड्यूरिंग सूचरिंग, सूचरिंग के दौरान भी नीडल स्टिक इंजुरी होती है। ओके, मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, कभी कभी हमने कैनुला लगा दिया, उसका स्टीलेट बेड के उसमें प्रिक कर देते हैं, ओके, या भूल जाते हैं तो वहां पे उस दौरान नीडल स्टिक इंजुरी हो सकती है। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट थ्रू एक्सीडेंटल प्रिक, ओके, एक्सीडेंटल प्रिक के द्वारा भी हो सकता है। नाउ we will see the good practices for the safe handling and disposal of sharp. good practices क्या है कि always, मैंने जो बोला है कि जिन्होंने शार्प को जनरेट किया है वही हमेशा शार्प को डिस्कार्ड करेंगे। दूसरा है नेवर, कभी भी नीडल या ऐसा कोई शार्प जिससे इंजुरी हो सकती है वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जहां पे हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करना है। मान लो ऑपरेशन के दौरान जो स्कालपेल है वो हमें सर्जन को देना है, ओके, तो उस दौरान हमें क्या करना है, किडनी ट्रे में रखो उस शार्प को या उस स्कालपेल को और किडनी ट्रे आप पास करो, ओके, सो दैट सर्जन कैन टेक द नाइफ। ओके, नेवर रिकैप, बेंड और ब्रेक द डिस्पोजेबल नीडल। ओके, आई हैव सीन, देखो NABH आके बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि नीडल ब्रेक करने के लिए बोलते हैं, नीडल बर्न करने के लिए बोलते हैं, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर यू विल गेट एक्सपोजर टू द शार्प्स। ओके, तो इसीलिए रिकैप नहीं करनी है, बेंड ब्रेक नहीं करनी है। जैसे ही नीडल आपने यूज किया वो डायरेक्टली शार्प कंटेनर में सेम जाना चाहिए। ओके, आफ्टर यूज प्लेस द नीडल एंड सिरिंज इन अ रिजिड कंटेनर। रिजिड में आपको कैसा बोलना है, टेम्पर प्रूफ, पंक्चर प्रूफ, शार्प, ट्रांसपेरेंट कंटेनर। क्या, टेम्पर प्रूफ, पंक्चर प्रूफ, शार्प, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में आपको नीडल्स रखनी है। और जब ये 3/4 फिल हो जाए इसको आपको शार्प कंटेनर को चेंज करना है। लोकेट द शार्प डिस्पोजल कंटेनर क्लोज टू द पॉइंट ऑफ यूज, जहां पे जनरेट हो रही है बायोमेडिकल वेस्ट वहां पे सारे बायोमेडिकल बिन्स आपके वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, चाहे वो नर्सिंग काउंटर हो, चाहे आपका मेडिकेशन प्रिपरेशन एरिया हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर में हो, जहां पे भी जनरेट होता है बायोमेडिकल वेस्ट उसके आसपास में ही आपका वेस्ट सेग्रीगेशन बिन्स अवेलेबल होना चाहिए। प्रोटेक्ट द फिंगर फ्रॉम इंजुरी बाय यूजिंग फोर्सेप इंस्टेड ऑफ फिंगर्स। कभी कभी सूचर लगाने के दौरान अगर नीडल नहीं घुस रही है अंदर, हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं। नेवर यूज योर फिंगर्स, यूज द नीडल होल्डर एंड फोर्सेप, ओके, टू गाइड द नीडल। ओके, नाउ डोज, कुछ डोज हैं जैसे पास द सिरिंज एंड नीडल इन अ ट्रे, जो कि मैंने बोला था, पुट द नीडल एंड सिरिंज इन अ 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। बट ये कुछ अपडेटेड गाइडलाइंस के अंदर हम ये हाइपोक्लोराइड वगैरह सॉल्यूशन यूज नहीं करते हैं। रिमूव द कैप ऑफ द नीडल नियर द साइट ऑफ यूज। ओके, जहां पे मान लो आपको कोई शार्प का यूज करना है तो जो नीडल की कैप है जहां शार्प कंटेनर है उसके पास में ओपन करें। ओके, रिमूव द कैप ऑफ द नीडल नियर द साइट ऑफ यूज। पिकअप ओपन नीडल फ्रॉम ट्रे और ड्रम विद द फोर्सेप, हाथ से नीडल को नहीं उठाना, हाथ से शार्प को नहीं उठाना। जब आप स्कालपेल ब्लेड को अनलोड कर रहे होते हो तो उसको भी आपको
आपके आर्टरी से उसको अनलोड करना है, हाथ से अनलोड नहीं करना है। मैंने देखा है ऑपरेशन थिएटर में जो भी वर्क करते हैं स्टाफ, वो स्कालपेल से जब ब्लेड को अनलोड करते हो तो हाथ से करने का प्रयास करते हैं। आपको प्रॉपरली आपके नॉन डोमिनेंट हैंड में स्कालपेल का हैंडल को पकड़ना है और डोमिनेंट हैंड में जो है आर्टरी को पकड़ के उस ब्लेड को अनलोड करना है। नाउ डोंट्स क्या है? नेवर पास द सिरिंज, डू नॉट बेंड और ब्रेक द नीडल, नेवर टेस्ट द फिंगर्स ऑफ द नीडल टिप बिफोर यूज। ओके, तो उसका शार्पनेस हमारी फिंगर से नहीं चेक करना है। नेवर पिकअप ओपन नीडल बाय हैंड। ओके, तो उसके लिए फोर्सेप यूज करनी है। एंड नेवर डिस्पोज इट ऑफ बाय ब्रेकिंग इट विथ अ हैमर और स्टोन। तो नीडल को ब्रेक करने का प्रयास नहीं करना है। नाउ व्हाट आर द स्टेप टू बी फॉलोड आफ्टर द नीडल स्टिक इंजरी। तो क्या करना चाहिए? सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको वीडियो के माध्यम से पता हो जाएगा। और बिकॉज सी वी हैव द फैमिली, ओके, we are spending our precious time to this organization, we are giving precious our lifetime to your organization, so it's your responsibility to handle the sharp meticulously. So what if in case now the needle stick injury occurs? So first thing is never panic. पैनिक नहीं होना है, सबसे पहली बात पैनिक नहीं होना है। नेवर पुट द प्रिक्ड फिंगर इन द माउथ, नहीं करना है। स्क्वीज नहीं करना है फिंगर को, और उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई नहीं करना है। तो क्या करेंगे फिर सर? करना क्या है फिर? तो रिमूव द ऑफेंडिंग नीडल इमीडिएटली। जो भी नीडल आपको लगी है इमीडिएटली रिमूव करो, और वह जो भी पार्ट में नीडल लगी है उसको अंडर रनिंग वाटर में आपको वॉश करना है। इन केस अब आपका कभी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और वह ब्लड सैंपल जो है वो आपकी आंख में चला गया, तो इस समय क्या करना है कि हमारा आई वॉशर होते हैं लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं, तो उससे हमें आई को क्लीन करना है। ओके, वॉश द स्किन विथ सोप एंड वाटर। कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे फिर? सोप एंड वाटर के अंदर। जब तक वो खून एक्टिवली बह रहा है तब तक आपको इसको वॉश करना है। एंड इरिगेट with the water and saline if the eye or mouth exposed. Okay, now अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब आपने ये प्राइमरी स्टेप तो आपने ले लिया, इसके बाद आप इमीडिएटली यूर सीनियर जो भी होंगे इमीडिएट सीनियर उनको इन्फॉर्म करोगे। अब इसमें आपकी हेल्प कौन कौन करेंगे? तो इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है, नर्सिंग इंचार्ज है, जो ईएमओ होते हैं ऑन ड्यूटी कैजुअलिटी में वो आपकी हेल्प करेंगे, और फिजिशियंस। देखिए, इन केस अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो आपका एक सिंगल पर्सन होंगे या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होंगी, आप उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू टेक सम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस विद इन 2 आवर्स। अगर आपने 2 घंटे के अंदर HIV के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लिए तो उसका जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो दैट इज वाई इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है। Okay, now the above mentioned steps are to be followed for the all the cases, चाहे वो छोटी इंजरी हो चाहे बड़ी इंजरी हो, हर केस में आपको जो हमने पहले स्टेप्स बताई है वो फॉलो करनी है। फर्दर इफ नीडल वाज यूज्ड फॉर अ पेशेंट इन्फॉर्म इमीडिएटली द शिफ्ट इंचार्ज। अगर पेशेंट की नीडल आपको प्रिक हुई है तो सबसे पहले पेशेंट का स्टेटस हमें पता करना है कि सबसे पहले पेशेंट का जो HH है, HIV, HbAcG, HCV पेशेंट का हो चुका है या नहीं, और हो गया है तो उसका स्टेटस क्या है। अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले पेशेंट का ही भेज दो। ओके, नाउ एक्शन टेकन इन केस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी। क्या करेंगे? तो हमने सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेप थी वो डू नॉट पैनिक, डू नॉट स्क्वीज और सक, डू नॉट यूज एनी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ओके, नाउ फिर क्या करेंगे? हमारे जो अंडर रनिंग जो भी नीडल हमें लगी है उसको इमीडिएटली निकालेंगे, और अंडर रनिंग वाटर हमें सोप और वाटर से हमें वो
हाथ को वॉश करना है और इमीडिएटली हमें हमारे सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। नाउ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज टेस्टेड फॉर HIV, HbHCG एंड HCV एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। ओके, तो सबसे पहले हम पेशेंट का स्टेटस पता कर लेंगे और आपका जो बेसलाइन HHH टेस्ट है वो करवा लेंगे। दिस टेस्ट आर रिपीटेड इफ द सोर्स इज पॉजिटिव और अननोन। ओके, मान लो इमरजेंसी आई थी कैजुअलिटी के अंदर और बहुत सारी नीडल इकट्ठा हो गई, तो उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, उस दौरान आपको सोर्स पता नहीं होगा। ओके, बहुत सारे पेशेंट की नीडल इकट्ठा है तो सोर्स पता नहीं है, तो इसलिए आपको अपना पर्सनल जो है HHH करवाना है। बेसलाइन टेस्ट आपने कर लिया, उसके बाद रिपीट टेस्ट एट 6 वीक। ओके, अगर पेशेंट पॉजिटिव या अननोन है तभी की बात कर रहे हैं। सेकंड रिपीट टेस्ट 12 वीक्स में। इन केस अब अगर आप NABH हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो दीज आर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, ये आपको करवाना ही है। ओके, नाउ द थर्ड रिपीट टेस्ट इन केस ऑफ HCV 6 months फॉलोइंग द एक्सपोजर। हेल्थ केयर वर्कर इज प्रोवाइडेड प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। अभी काउंसलिंग कौन प्रोवाइड करेंगे, या तो आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होंगे, या इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो वह आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में यूजुअली जो है वो आपका सोर्स कोड और एक्सपोजर कोड काउंटिंग पे डिपेंड होता है, वो जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। और इसमें बेसिकली 3 प्रकार के ड्रग होते हैं, जाइडोउडिन, लाइम्यूडिन एंड इंडिनाविर। ये कि हमें 28 डेज तक लेने होते हैं, वंस इन अ डे। ओके, जिससे क्या होगा, आपको वीकनेस ज्यादा फील होगा, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज व्हाई प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, थैंक यू।